बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैटरैक्ट की वीडियो की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। अगली वीडियो है अब ये कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कैटरैक्ट सर्जरी पे। तो कैटरैक्ट सर्जरी के बाद कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, इसमें हमारे पास दो तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। एक तो एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है कि जो हमने एनेस्थीसिया दिया, एनेस्थेसाइज करके पेशेंट को हमने सर्जरी की, उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं। और दूसरी हो सकती हैं ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, पहले सबसे एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि रेट्रोबल्बार हेमरेज। रेट्रोबल्बार स्पेस होती है आई के इंफीरियर साइड पे। अब जैसे ये आई बॉल है, ये एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं सारे। तो ये जो नीचे का एरिया है, ये वाला जो एरिया है ना, ये है रेट्रोबल्बार रीजन। दूसरे व्यू से चेक करें आई के, तो ये आई बॉल है। जिस जगह पे ये नीचे ऑर्बिट है इंफीरियरली, तो ऑर्बिट से ये कनेक्ट होती है बल्बार कंजक्टाइवा के थ्रू। और ये रीजन जो है ना, ये रेट्रो बल्बार रीजन है। तो इस रीजन में वेसल्स होती हैं, और इस रीजन में ही हम जो है ना वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं। तो इस रीजन में वेसल्स पड़ी होती हैं। अगर वेसल्स का रप्चर हो जाए रेट्रो बल्बार वेसल्स का नीडल के थ्रू, तो उससे हमारे पास रेट्रो बल्बार हेमरेज हो जाता है। इसकी मैं आपको बुक से भी पिक्चर दिखा देता हूँ रेट्रो बल्बार हेमरेज की। ये देखें, ये जो है ना, अब ये रेट्रो बल्बार हेमरेज है। इसके बाद अगली कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, ये परफोरेशन ऑफ आई ग्लोब। जो आई का ग्लोब है, आई बॉल है, नीडल के थ्रू उसकी परफोरेशन भी हो सकती है। इसके बाद ऑप्टिक एट्रोफी। अब हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं नीडल के थ्रू, तो नीडल जो है अगर वो ऑप्टिक आर्टरी में चली गई है, तो ऑप्टिक आर्टरी में अगर एनेस्थीसिया इंजेक्ट हो गया है, तो उसकी वजह से ऑप्टिक नर्व की जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाएगी, और ऑप्टिक नर्व का जो फंक्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो ये ऑप्टिक एट्रोफी जो है, ये बहुत एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जो एनेस्थीसिया से रिलेटेड है हमारे पास। चौथी कॉम्प्लिकेशन है एनेस्थीसिया रिलेटेड कार्डियक अरेस्ट। एक रिफ्लेक्स होता है जिसे कहते हैं ऑक्यूलोकार्डियक रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स क्या होता है कि जब हम एक्स्ट्रा ऑक्यूलर आई मसल्स जो हैं, ये एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल हैं, ये सुपीरियर इंफीरियर, ये सारे जो मसल्स हैं हमारे पास, अगर इनकी स्टिमुलेशन हो, इनकी स्टिमुलेशन से हमारे पास हार्ट रिलैक्स हो जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम आई का मसाज वगैरह करें, तो उससे जो है ना हमारा हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन है एनेस्थीसिया की कि अगर जो ऑक्यूलोकार्डिक रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है, तो उससे हमारे पास हार्ट एक्सट्रीम स्लो डाउन हो सकता है और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। इसके बाद हमारे पास अगली कॉम्प्लिकेशन है कार्डियक एरिथमिया की। हमने रेट्रोबल्बार स्पेस में जो है एनेस्थीसिया देना है। अब इधर वेसल्स होती हैं, आर्टरीज भी होती हैं, वेन्स भी होती हैं। अगर गलती से इंजेक्शन हमारे पास वेन में लग जाता है, तो वो वेन से जाएगा हार्ट में। हार्ट में जाके वो हमारे पास जो है वो एरिथमियाज करवा देगा, जो बहुत सीरियस और फेटल जो है वो कॉम्प्लिकेशन है कार्डियक एरिथमिया की। इसके बाद अगर सब अरेकिनॉइड स्पेस में हमारे पास जो है वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लग जाता है, तो उससे हमारे पास ब्रेन स्टेम अरेस्ट हो सकता है और रेस्पिरेटोरी अरेस्ट भी हो सकता है, जिससे डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है इसकी। इसके बाद अगली देखते हैं ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस के। ये हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, एक होती है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। जो इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस है ना, वो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उनके दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, उनको कहते हैं इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। और पोस्ट ऑपरेटिव जो आफ्टर द ऑपरेशन जो कॉम्प्लिकेशंस हमें नजर आ सकती हैं, इसमें भी आगे दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास अर्ली ऑनसेट और एक लेट ऑनसेट। तो इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन देखते हैं सर्जरी के दौरान हमारे पास क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये देखें, ये एक स्ट्रक्चर है आई बॉल का। तो आपने इनको याद रखने के लिए बाहर से शुरू करना है। सबसे बाहर है कॉर्निया। कॉर्निया की होती है हमारे पास 5 लेयर। सबसे ऊपर एपिथेलियम है, फिर बोमेंस मेम्ब्रेन है, फिर स्ट्रोमा है, फिर डेस्मेंट मेम्ब्रेन आ जाती है, और फिर आखिर में एंडोथेलियम सबसे इनर मोस्ट जो है। एपिथेलियम आउटर मोस्ट है और एंडोथेलियम इनर मोस्ट आ जाती है। तो अब हमारे पास एक कॉम्प्लिकेशन आती है, डिटैचमेंट हो जाती है डेस्मेंट मेम्ब्रेन की। अगर आपने कोई इंसिजन दी है, वो बहुत मतलब डल इंसिजन दी है, अब पूरी तरह उसको इंसाइज नहीं कर सके, वो इधर स्ट्रोमा तक तो पहुंच जाता है पर डेस्मेंट मेम्ब्रेन को कट नहीं कर पाता, तो ये अलहदा हो जाता है आपकी डेस्मेंट मेम्ब्रेन से। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है कि डेस्मेंट मेम्ब्रेन जो है ना कॉर्निया की, वो डिटैच हो जाती है। फिर ये कॉर्निया हो गया। अब अंदर आता है हमारे पास एंटीरियर चेंबर, इधर होता है एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट। अगर इसमें ब्लड हो, तो हमारे पास इस कंडीशन को कहते हैं हाइफीमिया, ब्लड इन द एक्वस या एंटीरियर चेंबर ऑफ आई, इसको कहते हैं हाइफीमिया।
अब हमारे पास ब्लड जो है वो क्यों हो सकता है, उसकी 2 रीज़न्स हैं मेन। या तो हमारे पास जो है वो आई बॉल जो सर्जरी के दौरान जो इंसिजन लगाई है, वो इंसिजन बहुत बड़ी लग गई है जिसकी वजह से ब्लड अंदर आ गया है। या हमारे पास हो सकता है कि आइरस या सिलरी बॉडी या इधर इंटरनल आई के स्ट्रक्चर्स हमारे पास डैमेज हो गए हैं जिसकी वजह से ब्लड आना शुरू हो गया है एंटीरियर चेंबर में। इसके बाद अगली कॉम्प्लिकेशन है इरिडोडायलिसिस की। अब सबसे बाहर कॉर्निया था, कॉर्निया की डिटैचमेंट डेस्मेंट मेम्ब्रेन होगी, फिर एंटीरियर चेंबर में हमारे पास ब्लड आ गया हाइफीमिया, इसके बाद स्ट्रक्चर आता है आइरिस का। तो कैटरेक्ट सर्जरी के दौरान हम इधर इंसिजन लगाते हैं एंटीरियर कैप्सूल पे और पीछे भी कॉर्नियोस्क्लेरल इंसिजन। तो इसके दौरान अगर गलती हो जाए तो आइरिस पे भी इंसिजन लग सकती है और आइरिस डिटैच हो सकता है। तो डिटैचमेंट ऑफ आइरिस को जो है ना वो हमारे पास आइरिडोडायलिसिस कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगली कॉम्प्लिकेशन है न्यूक्लियस जो है ना ड्रॉप कर सकता है विट्रियस में। अब लेंस जो है उसका क्या स्ट्रक्चर, एंटीरियर पोल आ गया, ये पोस्टीरियर पोल और ये दरमियान में न्यूक्लियस होता है। आपने एंटीरियर कैप्सूल को कट किया, फिर न्यूक्लियस को के मैटर को विजिबल किया। तो अगर प्रॉपर केयर ना की जाए तो न्यूक्लियस जो है ना वो न्यूक्लियस इधर से ड्रॉप होके ऐसे विट्रियस ह्यूमर के अंदर आ जाता है। ये भी एक इसकी कॉम्प्लिकेशन है। फिर इसके बाद आपने इधर एंटीरियर कैप्सूल को इंसाइज किया, इधर इधर भी इंसिजन बड़ी हो सकती है और पोस्टीरियर कैप्सूल जो है ना आपका वो भी रप्चर कर सकता है। ठीक है। और इसके बाद इंट्रा कैप्सूलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन के केस में ज़्यादा कॉमन होती है कि आप जब लेंस को कैप्सूल समेत बाहर निकालते हैं तो विट्रियस ह्यूमर जो है ना वो भी साथ बाहर आने का खतरा होता है, क्योंकि स्पेस जो है वो खुल जाती है। तो जैसे ही आप लेंस निकालते हैं तो विट्रियस ह्यूमर भी लॉस हो सकता है। तो ये भी एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। इसके बाद सुप्राकोरॉइडल हैमरेज आपके पास अकर हो सकता है। सुप्राकोरॉइडल हैमरेज क्या है कि ये कोरॉइड जो है ये वास्कुलर लेयर होती है आई की। सबसे पहले रेटिना, रेटिना के बाद रेटिना इनर मोस्ट है, फिर आपके पास दरमियान वाली कोरॉइड की एक लेयर होती है। कोरॉइड की लेयर जो है ना इसमें होती हैं ब्लड वेसल्स। अगर आपने कोई इंजेक्शन या कोई इंसिजन वगैरह दी है और वो आपके पास इधर शॉर्ट पोस्टीरियर सिलरी वेसल्स, सिलरी बॉडी के अराउंड कोई वेसल्स हैं उनमें अगर उनको इंसाइज हो गया तो उसकी वजह से आपके पास सुप्राकोरॉइडल हैमरेज हो सकता है। तो ये थी इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। ये आपने इसको ऐसे याद रखें कि बाहर से अंदर की तरफ आपने जाना है। सबसे पहले कॉर्निया की डिटैचमेंट होगी, डेस्मेंट मेम्ब्रेन की। एंटीरियर चैम्बर में ब्लड हो सकता है जिसको हाइफीमिया कहते हैं। फिर आइरस आ जाता है, आइरस की रेडियोडायलिसिस हो सकती है। फिर लेंस में देख लें न्यूक्लियस विट्रियस ह्यूमर में ड्रॉप हो सकता है, या आपके पास पोस्टीरियर कैप्सूल रप्चर कर सकता है। और फिर हमारे पास ये आखिर में कोरॉइडल सुप्राकोरॉइडल हेमरेज हो सकता है शॉर्ट पोस्टीरियर सिलरी वेसल्स के ब्लॉक होने की वजह से। अब हम अगली वीडियो में देखते हैं कि जो है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस जो है कैटरेक्ट सर्जरी की वो क्या होती हैं।